हेलो स्टूडेंट, मैं धर्मपाल सर आप सभी विद्यार्थियों को एजुकेशन जोन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग फिजिक्स के वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। लगता है कि मैंने आपको फिजिक्स में बताया था पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, पारभासी क्या होता है। यहाँ तक लगता है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आइए हम लोग आगे अब स्टार्ट करने जा रहे हैं कि किरण क्या है और किरण के कितने प्रकार होते हैं और किरण पुंज क्या है। इस सब के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बगल में दिखाई दे रहा है लाल रंग का सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। किरण ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। समझते हैं किरण क्या है। किरण को बाबू अंग्रेजी में कहा जाता है रे। है क्या किरण? क्या होता है किरण का परिभाषा? किरण हम लोग किसे कहते हैं? तो कहता है कि प्रकाश के चलने की जो पथ होती है, प्रकाश के गमन करने का जो पथ होता है, जो रास्ता होता है, उसी रास्ता को हम लोग किरण कहते हैं। और किरण को हम लोग प्रायः ऐसे सूचित करते हैं, मतलब कि यह बता रहा है कि यह किरण जो है, प्रकाश का किरण इस साइड से इस साइड मुझे ऐसे चल रहा है। सुबह सुबह आप तो जगते होंगे, सूर्य का किरणें आती है तो हम लोग उसको अपनी भाषा में, देहात की भाषा में जानते हैं क्या बोलते हैं उसे, कि किरण आ रहा है। किरण नहीं आता है, वो किरण आता है। उसी को हम लोग बिगड़ा हुआ भाषा में हम लोग किरण करके बोलते हैं। लेकिन प्रकाश जिस रास्ता से गमन करता है उस रास्ता को हम लोग कहते हैं क्या? किरण। कोई भी आपसे पूछेगा कि किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश के चलने की पथ को, प्रकाश के गमन करने की पथ को हम लोग कहते हैं क्या है? किरण। और किरण को हम लोग प्रायः ऐसे सूचित करते हैं। लिखिएगा नीचे ऐसा डैश देगा, नीचे डैश देकर लिखिएगा। प्रकाश के चलने की पथ को, प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहा जाता है। प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहा जाता है। प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहा जाता है। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा बाबू ऐसा। किरण को ऐसे देखिए, बोर्ड पे दिखिएगा ऐसे। किरण को ऐसे देखिए, बोर्ड पे जो लिखा हुआ यहां देखिए शब्द, बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखा जाए। किरण को ऐसे ऐसे सिंबल दीजिएगा, ऐसे सूचित किया जाता है। किरण को ऐसे सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ये था आपको किरण। अब एक छोटा सा टर्म है बाबू जिसको हम लोग कहते हैं किरण पुंज। वो क्या है भाई? तो हम किरण पुंज को समझते हैं। किरण पुंज, बीम ऑफ रे, अंग्रेजी में कहा जाता है बीम ऑफ रे, हिंदी में कहा जाता है किरण पुंज। आपको पता होना चाहिए किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला का नाम है, ध्यान दो बोर्ड पे सब लोग, पहला का नाम है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज अंग्रेजी में कहा जाता है पैरेलल बीम ऑफ रे। दूसरा को कहा जाता है अभिसारी किरण पुंज, अंग्रेजी में कहा जाता है कन्वर्जिंग बीम ऑफ रे। तीसरा को कहा जाता है अपसारी किरण पुंज। बोर्ड पे सबको ध्यान से देखते जाइए। इसको कहा जाता है डाइवर्जिंग बीम ऑफ रे। डाइवर्जिंग बीम ऑफ रे मतलब कि हम कह सकते हैं कि किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। मतलब कि आपको बोर्ड पर बिल्कुल क्लियर है कि किरण पुंज के भी 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहली समस्या क्या, आखिर किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज क्या है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि समांतर किरण पुंज क्या है, उसके बाद समझेंगे कि अभिसारी किरण पुंज क्या है, उसके बाद समझेंगे कि अपसारी किरण पुंज क्या है। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं किरण पुंज किसे कहते हैं। कहता है कि किरणों के समूह को, देखिए इसमें 1 गो किरण है कि 2 गो किरण है कि 3 गो किरण है कि 4 गो किरण है,
इसमें 4 किरण है। जहां एक से बढ़ जाएगा तो कहा जाएगा कि समूह में है, ग्रुप में है। यहाँ पर किरण है कि किरणों का समूह है, तो आपका जवाब होगा कि सर यह किरणों का समूह है। किरणों का क्या है? समूह है। ये भी ध्यान से देखिएगा, ये आपका किरण है कि आपका किरणों का समूह है, लेकिन सर यह भी किरणों का क्या है? समूह है। ये आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये आपका किरण है कि आपका किरणों का समूह है, तो आप जवाब दे दीजिएगा कि सर ये क्या है? किरणों का समूह है। जहां बड़ी मानी किरण यदि एक साथ मिला हुआ है तब उसे किरण नहीं बल्कि किरणों का समूह कहा जाएगा। यदि विद्यार्थी कोई एक है तो कहा जाएगा सर एक विद्यार्थी है। यदि बड़ी मानी विद्यार्थी है तब कहा जाएगा कि विद्यार्थियों का क्या है? समूह है। उसी प्रकार से यह भी मेरा किरण का समूह है, यह भी मेरा किरण का समूह है, और यह भी मेरा क्या है? किरण का समूह है। तो किरणों के समूह को कहा जाता है किरण पुंज। क्लियर है? अब देखिए, अब किरण पुंज है तो 3 प्रकार के किरण पुंज होगा। यदि वो आपस में सभी किरण पुंज, यदि जो वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक दूसरे के यदि समांतर होते हैं तब उसे कहा जाता है समांतर किरण पुंज। ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यह किरण यह सब आपस में क्या है? समांतर, सब पैरेलल है, इसलिए इस किरण पुंज को कहा जाएगा समांतर किरण पुंज। यह जो आपको दिखाई दे रहा है ये लगता है कि 2 या 2 से अधिक किरणें आकर किसी एक ही बिंदु पर मिल जा रहा है। यदि वैसा किरण पुंज जिसमें उपस्थित जितने भी किरणें हैं वो आकर किसी एक ही बिंदु पर यदि मिल जा रहा है तब उसे कहा जाएगा कि यह जो है अभिसारी किरण पुंज है। यदि जो है किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में फैल जा रहा है, तो यहाँ से निकल रहा है, एक किरण उन्हें भाग रहा है, एक किरण इन्हें भाग रहा है, एक किरण इन्हें भाग रहा है, भिन्न भिन्न दिशा में यदि फैल रहा है तब उसे कहा जाता है कि अपसारी है। अपसारी कहने का मतलब एक से निकल के पसर जा रहा है, पसर जाने का मतलब फैल जा रहा है, तब उसे कहा जाता है क्या? अपसारी किरण पुंज। ये आपने पूरा समझा कि किरण पुंज क्या है और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आप इसको इस डायग्राम को बनाइएगा। इस डायग्राम को बनाइए पहले आप आराम से हेडिंग देकर। चलिए वीडियो को पॉज करके आप डायग्राम को बना लीजिएगा। अब यहां से जो है लिखिएगा नीचे डैश देकर। ये डायग्राम बनाने के बाद नीचे से लिखिएगा डैश देकर। किरणों के समूह को किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। नीचे थोड़ा सा व्यस्त के लिखिएगा। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। 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 नंबर 1 समांतर किरण पुंज लिख के डैश दीजिएगा। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समांतर किरण पुंज लिख के डैश दीजिएगा। समांतर किरण पुंज लिख के डैश। चलिए लिखिएगा। वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें उपस्थित सभी किरणें, वैसा किरण पुंज जिसमें उपस्थित सभी किरणें, जिसमें उपस्थित सभी किरणें, जिसमें उपस्थित सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं, जिसमें उपस्थित सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं, उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। उसे समांतर किरण पुंज कहा जाता है। अब देखिएगा दूसरा, अभिसारी किरण पुंज लिख के डैश। अभिसारी किरण पुंज लिख के डैश। दूसरा लिखिएगा अभिसारी किरण पुंज लिख के डैश। अभिसारी किरण पुंज लिखिएगा। वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज
जिसमें उपस्थित सभी किरणें जिसमें उपस्थित सभी किरणें जिसमें उपस्थित सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर जिसमें उपस्थित सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर एक ही बिंदु पर आकर मिल जाती है एक ही बिंदु पर आकर मिल जाती है एक ही बिंदु पर आकर मिल जाती है उसे उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। नीचे देखिएगा तीसरा बाबू नंबर 3 अपसारी किरण पुंज लिखिए डैश अपसारी किरण पुंज अपसारी किरण पुंज लिखिएगा वैसा किरण पुंज वैसा किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें उपस्थित सभी किरणें जिसमें उपस्थित सभी किरणें जिसमें उपस्थित सभी किरणें किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर जिसमें उपस्थित सभी किरणें किसी एक बिंदु स्रोत से निकलकर एक बिंदु स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है उसे अपसारी किरण पुंज कहा जाता है अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। तीनों को आप नीचे उतार लीजिएगा समांतर में ई वाला अभिसारी में ई वाला और अपसारी में ई वाला जल्दी उतारिए इसको। चलिए अब आप लोग इसको आराम से वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा। ये था आपको किरण पुंज के बारे में आपने किरण पुंज को समझा। अब थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं बाबू आपको माध्यम के बारे में कि माध्यम क्या होता है। ध्यान से बोर्ड पे सबको लिखिएगा माध्यम मीडियम दो प्रकार का मीडियम होता है सघन माध्यम और विरल माध्यम डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम। इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे अब कि माध्यम क्या है। अगला हम लोग का टॉपिक है माध्यम मीडियम। मीडियम दो प्रकार के होते हैं सब लोग बोर्ड पे आइए सघन माध्यम और विरल माध्यम। माध्यम कहता है कि प्रकाश जिसमें गमन करता है प्रकाश की किरण आखिर चल किस में रहा है हवा में चल रहा है कि जल में चल रहा है कि किरासन तेल में चल रहा है कि कांच में चल रहा है आखिर प्रकाश की किरण किस में गमन कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश की किरण को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वह निर्वात में भी गमन करता है और जल में भी गमन करता है और कांच में भी गमन करता है। मतलब किसमें वह जिसमें वह चलता है वही उसका क्या है माध्यम है। अब यदि सघन क्या है भाई चलेगा तो ऐसा थोड़ा नहीं कि सब रास्ता एक समान मिलेगा। कभी रास्ता उबड़ खाबड़ मिलेगा तो कभी रास्ता प्लेन मिलेगा। यदि जो है चलते समय उसकी चाल यदि कम हो जा रही है तो समझिए उसको रोकने वाला ज्यादा है। इसका मतलब कि वह माध्यम क्या है सघन है। जैसे देखिए हम आपको बोर्ड पे थोड़ा सा हल्का डायग्राम बना के मैं आपको समझा रहा हूं।
एक ई देखिएगा, मैं ई बना रहा हूं। एक इस माध्यम से बोर्ड पे सब कोई देखिएगा, सब कोई कांच का नाम सुने होंगे, जल का नाम सुने होंगे। आइए थोड़ा सा मैं आपको हल्का कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ। सघन का माध्यम क्या होता है और विरल का मतलब क्या होता है, कि दोनों को हल्का बोर्ड पर थोड़ा सा समझिएगा तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यह मेरा कांच है बाबू, जिसे अंग्रेजी में गलास कहते हैं। एक और हम बना रहे हैं, ये मेरा जल है। सब लोग बोर्ड पर हम तक ध्यान लगा के देखते जाइए, जितना बढ़िया से देखिएगा उतना बढ़िया से समझ में आएगा, नहीं देखिएगा बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये आपका जल है। एक और हम बना रहे हैं बाबू, ये आपका हवा है। कुछ क्लियर आपको बोर्ड पे हो रहा है? ये देखिए ज्यादा घाना है, आप लोग घाना समझते हैं ना, घाना अच्छे है। ये ज्यादा घाना है, ये कम घाना है, ये आउ कम घाना है। इसका मतलब कि इसका घनत्व ज्यादा है, इसका घनत्व ज्यादा है, इसका घनत्व कम है, इसका घनत्व आउ कम है। मतलब कि जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व ज्यादा होता है किसी दूसरे माध्यम की अपेक्षा, उसको कहेंगे कि यह सघन है। इसका मतलब कि यह सघन है, जल से भी सघन है और हवा से भी सघन है। मतलब कि यह दोनों में यदि हम तुलना करके देखें, यह दोनों में पूछा जाएगा कि कौन सघन है कौन विरल है, कौन घाना है कौन छेहर है। ये मिलेगा घाना, ये मिलेगा आपको छेहर, ये हो जाएगा सघन, ये हो जाएगा विरल। माने अर्थात हम कह सकते हैं, इसको यदि ए कहा जाए, इसको यदि बी कहा जाए, इसको यदि सी कहा जाए, तो आराम से हम कह सकते हैं कि ए क्या है, ए सघन, तथा बी क्या है, तथा बी आपका विरल है। आपका जवाब यहां से आएगा कि ए सघन है, बी क्या है, विरल है। यदि यह दोनों में हम तुलना करके देखें, तब आप बताइए इस सघन है कि बी विरल है, तो इस सघन होगा। एक राशि क्या है, सघन है, तो हम कहेंगे कि बी हमारा क्या है, सघन है, बी सघन, तथा सी हमारा क्या है, सी हमारा विरल है। सी हमारा क्या है, विरल है। मतलब कि आप दो को में कंपैरिजन करने के बाद पता कर सकते हैं कि कौन, जिसका घनत्व ज्यादा है, किसका घनत्व कम है। जिसका घनत्व ज्यादा होगा उस सघन होगा, और जिसका घनत्व कम होगा क्या होगा, विरल होगा। अब यह दोनों में तुलना करके देखा जाए तो यह आपका हो जाएगा विरल, हो जाएगा क्या, सघन। मतलब कि जो घाना होगा वो सघन, और जो छेहर होगा वो क्या होगा, विरल होगा। ये था आपको विरल का कॉन्सेप्ट और सघन का कॉन्सेप्ट। आप ही बताइए, प्रकाश की चाल इसमें ज्यादा होगा कि इसमें ज्यादा होगा कि इसमें ज्यादा होगा? तो आपका जवाब होगा कि सर इसमें तो प्रकाश की चाल कम होगा, क्योंकि चलेगा तो बहुत उसको रोकेगा, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। इसमें प्रकाश की चाल कम होगा, इसमें प्रकाश की चाल क्या होगा, ज्यादा होगा। इसमें प्रकाश की चाल क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। मतलब कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। मतलब कि जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगा उस माध्यम को हम विरल माध्यम कह सकते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगा उस माध्यम को तो हम कह सकते हैं कि सघन माध्यम है। क्योंकि सघन माध्यम पार्टिकल ज्यादा होते हैं, वो प्रकाश के कण को ज्यादा रोकने का प्रयास करता है, इसलिए उसकी चाल क्या हो जाती है, घट जाती है। इतना चीज आपको दिमाग में रखिएगा कि माध्यम क्या है और माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, और सघन माध्यम क्या है और विरल माध्यम। आइए हम लोग इस सब को बारी बारी से समझते हैं। आप इस डायग्राम को पहले बना लीजिए। पहले डायग्राम बनाइएगा, माध्यम, सघन माध्यम, विरल माध्यम, उसके बाद नीचे ऐसा डैश लिखिएगा। डायग्राम बना लीजिए आप लोग। पहले आप डायग्राम बनाइए, माध्यम, सघन माध्यम, विरल माध्यम लिखिएगा, नीचे से डैश देगा। प्रकाश जिसमें गमन करता है, प्रकाश जिसमें गमन करता है, प्रकाश जिसमें गमन करता है, जिसमें गमन करता है, उसे उसका माध्यम कहा जाता है। प्रकाश जिसमें गमन करता है उसे उसका माध्यम कहा जाता है, उसे उसका माध्यम कहा जाता है। नीचे थोड़ा सा डैश लेके लिखिएगा।
नीचे लिखिएगा डैश देकर बाबू। माध्यम दो प्रकार के होते हैं। माध्यम दो प्रकार के होते हैं। माध्यम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, सघन माध्यम लिख के डैश। नंबर एक, सघन माध्यम लिख के डैश। सघन माध्यम लिख के डैश। नंबर एक में बाबू सघन माध्यम लिख के डैश। सघन माध्यम लिख के डैश दे दिए होंगे, लिखिएगा डैश देकर, सघन माध्यम लिख के डैश देकर। वैसा माध्यम, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत, जिसमें प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत दिखाएगा ना बाबू, देखिए बोर्ड पर, अपेक्षाकृत। वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत कम होती है, अपेक्षाकृत कम होती है, अपेक्षाकृत कम होती है, कम होती है, उसे सघन माध्यम कहा जाता है। अपेक्षाकृत कम होती है, उसे सघन माध्यम कहा जाता है। 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 नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा, हल्का नीचे डैश देके लिखिएगा। सघन माध्यम का घनत्व, सघन माध्यम का घनत्व, सघन माध्यम का घनत्व, सघन माध्यम का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होती है। सघन माध्यम का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होती है। अपेक्षाकृत अधिक होती है, अधिक होती है। अब दूसरा लिखिएगा विरल माध्यम लिख के डैश। विरल माध्यम लिख के डैश। विरल माध्यम लिखिएगा डैश देकर। वैसा माध्यम, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल, जिसमें प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसमें प्रकाश की चाल अपेक्षाकृत अधिक होती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है, उसे 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 विरल माध्यम कहा जाता है। 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 नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा विरल माध्यम में ही। इस माध्यम का घनत्व, इस माध्यम का घनत्व, इस माध्यम का घनत्व, इस माध्यम का घनत्व अपेक्षाकृत कम होती है, अपेक्षाकृत कम होती है। अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है। अब नीचे जो है इस बात को आप एकदम आराम से लिख लीजिएगा डायग्राम बनाकर। ये कांच है, इसको नाम हमने ए दिया है,
जल है, इसको नाम हमने बी दिया है, हवा का नाम क्या दिया है, सी दिया है। इस प्रकार से यह आपका क्या है, सघन है, ये विरल है, ये सघन है, ये विरल है। यह दोनों में तुलना करेंगे तो हो जाएगा सघन, ये हो जाएगा विरल। यह दोनों में तुलना करेंगे तो हो जाएगा सघन, ये हो जाएगा विरल। सघन मतलब की काची हो जाएगा, सघन मतलब की घाना, अब विरल मतलब क्या हो जाएगा, छेहन। इसको आप बता लीजिए थोड़ा सा। चलिए, यहां तक आपने समझा। वीडियो को पॉज करके आराम से आप उतार लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके उतार कर आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। आइए हम लोग आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम देखते हैं प्रकाश की चाल। हेडिंग देंगे हम लोग प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रकाश की चाल या कोई भी चाल हो, इकाई समय में तय किया गया दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इकाई समय में प्रकाश के द्वारा जितना भी दूरी तय किया जाता है, इकाई समय में प्रकाश के द्वारा जितना भी दूरी तय किया जाता है, उस दूरी को हम कहेंगे प्रकाश की क्या चाल। एक वैज्ञानिक का नाम था रोमर। क्या नाम था उसका, रोमर। रोमर सबसे पहला वैज्ञानिक थे जिसने प्रकाश की चाल को निकाला। 299,779 2,99,779 किलोमीटर पर सेकेंड, यह आपका जो है निर्वात में निकाला था। सर्वप्रथम रोमन ने निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात करके देखा कि 2,99,779 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, और यह लगभग 3 लाख मतलब 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर, मतलब यह जो है आपको 3 लाख के आसपास में है। तो हम लोग गणना करते समय, कैलकुलेशन करते समय 2,99,779 हम लोग नहीं कैलकुलेट करते हैं, सीधे हम लोग 3 लाख को ही कैलकुलेट करते हैं कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यह निर्वात में जो है चाल निकाला था प्रकाश का, कौन, रोमन ने। हवा में जैसे ही प्रकाश की चाल आया तो हवा में आने के बाद में 0.05% की कमी आई, उसकी चाल घटेगा, निश्चित बात है घटेगा भाई, माध्यम बदलेगा तो चाल घटेगा। तो जैसे ही निर्वात से हवा में आया तब उसकी चाल में हल्का सा परिवर्तन हुआ, मतलब कि थोड़ा सा चेंजिंग आया। इसलिए हम लोग कहते हैं कि यह न के बराबर परिवर्तन है, तो जितना जो है निर्वात में होता है उतना ही हम लोग हवा में भी मान लेते हैं, क्योंकि परिवर्तन न के बराबर है, हल्का परिवर्तन होता है। इसलिए जितना हवा में प्रकाश की चाल होता है उतना ही गणना करते समय हम लोग निर्वात में जो है प्रकाश की चाल को कैलकुलेट करते हैं। तो या तो निर्वात में कहा जाए या तो हवा में कहा जाए, प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि मीटर में लिखना चाहिएगा तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। या तो निर्वात में कहा जाए या तो हवा में कहा जाए, दोनों में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि मीटर में लिखिएगा तो किलोमीटर को आपको मीटर में बदलना होगा, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 10 के पावर 3 तो 5 या 3 8, इसका मतलब कि 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद आपको पता है कि जैसे जैसे सघन माध्यम में ढूंढते जाएगा वैसे वैसे प्रकाश की चाल घटते जाएगा। निर्वात में सबसे ज्यादा, हवा में थोड़ा सा कमा, नो चेंजिंग हुआ। हवा से जैसे ही कहाँ आ गया, जल में आ गया, तो जल में आ जाने के बाद 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। हवा से जल में आया, जल से जब कांच में आया
तो कांच में आने के बाद ये सब एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया है। हवा में, निर्वात में क्या है, निर्वात में तो रोमन में निकाला, हवा में निकाला, जल में निकाला, कांच में आने के बाद बन गया आपके पास में 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ, किलोमीटर करना चाहिए तो खाली 5 हो जाएगा। इस प्रकार से सीक्वेंस को दिमाग में रखिएगा कि किसमें प्रकाश की चाल कितना होती है, निर्वात में क्या, हवा में क्या, जल में क्या, कांच में क्या। ठीक है, ये था आपको प्रकाश के बारे में इतना सी जानकारी। अब नीचे थोड़ा सा इसको आप हेडिंग बनाइएगा, प्रकाश की चाल हेडिंग बनाइएगा, नीचे ऐसा डैश देकर लिखिएगा, नीचे लिखिएगा डैश देकर। प्रकाश के द्वारा इकाई समय में प्रकाश के द्वारा इकाई समय में प्रकाश के द्वारा इकाई समय में तय किया गया दूरी को प्रकाश की चाल कहा जाता है। 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 नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा, नीचे डैश देके लिखिएगा। सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि निर्वात में प्रकाश की चाल 2,99,779 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। किलोमीटर पर सेकेंड होता है, जो पर सेकेंड होता है, जो 3 लाख के आसपास है, जो 3 लाख के आसपास है, जो 3 लाख के आसपास है, 3 लाख के आसपास है। नीचे थोड़ा सा डैश देके लिखिएगा। जब प्रकाश निर्वात से हवा में प्रवेश करता है, जब प्रकाश निर्वात से हवा में प्रवेश करता है, निर्वात से हवा में प्रवेश करता है, तब प्रकाश की चाल में बहुत कम मात्रा में, प्रकाश की चाल में बहुत कम मात्रा में परिवर्तन होता है। बहुत कम मात्रा में परिवर्तन होता है। बहुत कम मात्रा में परिवर्तन होता है। इसलिए निर्वात में प्रकाश की चाल एवं हवा में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल एवं हवा में प्रकाश की चाल लगभग समान होती है। लगभग समान होती है। इस चार्ट को आप लोग बना लीजिएगा। नीचे जो ही चार्ट को जो है बना लीजिएगा, काम देगा। जल में पूछेगा।
पर सेकेंड, मीटर में पूछेगा मीटर पर सेकेंड। तीसरा, कांच में पूछेगा 2 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड या 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इस चार्ट को आप लोग बना लीजिएगा। इस प्रकार से प्रकाश की चाल होती है और इसको दिमाग में रखिएगा। ऑप्शन मीटर में है कि किलोमीटर में है, इसका भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ये था बाबू आपको प्रकाश क्या है और प्रकाश की चाल क्या होती है। और आगे हम लोग अब चर्चा करेंगे दर्पण के बारे में कि दर्पण क्या होती है, उसको जानेंगे। उसके बाद बारी बारी से हम लोग समतल दर्पण में परावर्तन को देखेंगे, उत्तल दर्पण में परावर्तन को देखेंगे और अवतल दर्पण में परावर्तन को देखेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं दर्पण को कि दर्पण क्या है। इसको उतार लीजिएगा आप लोग। समतल दर्पण, उसके बाद है गोलीय दर्पण, उसके बाद है परवलय दर्पण। अंग्रेजी में कहा जाता है प्लेन मिरर, इसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर, इसको कहते हैं पैराबोलिक मिरर। और गोलीय दर्पण को भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर और उसके बाद होता है अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर। इस डायग्राम को पहले आप बता लीजिए। इस डायग्राम को पहले आप तो उतार लीजिए। वीडियो को पॉज करके आराम से उतार लीजिएगा। सबसे पहला है दर्पण। दर्पण को सबसे पहले हम लोग 3 भागों में बांटा है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलय दर्पण। उसके बाद गोलीय दर्पण को भी 2 भाग में बांटा है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आइए हम लोग बारी बारी से सबको पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम लोग डिटेल से काम करेंगे। देखिएगा बोर्ड पे, सबको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला समस्या तो यही आपके सामने, ये डायग्राम को आराम से उतार लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके कॉपी में अपने से। उसके बाद दर्पण किसे कहते हैं, सबसे पहली समस्या है कि दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण कहते किसे हैं? घर में आप ऐनक को देखे हैं, घर में आप ऐनक आपके घर में होगा, आप उसको आराम से देखे होंगे। आइए मैं आपको दर्पण दिखा रहा हूं, यही आपका दर्पण है। नाक इसमें आपका लगता होगा, यही आपका दर्पण है। हम लोग बोलचाल की भाषा में इसी को ऐनक कहते हैं या आईना कहते हैं। और ये आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, खासियत है। ये आईना कभी झूठ नहीं बोलता है, ये ऐसा प्रतिबिंब बनाता है, ऐसा फोटो खींचता है, ओरिजिनल खींचता है। नाक टेढ़ होगा कि टेढ़े दिखावेगा,
अब स्टूडियो में जाके जब फोटो खिंचाते हैं ना, वो तो बस नकली भी कर देता, लेकिन यह जो आईना असली दिखाएगा। आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। हम यदि मुस्कुरा रहे हैं तो आईना के अंदर भी मुस्कुराएंगे। दिमाग में रखिएगा कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। इसे कहते हैं दर्पण। इसको जब कवारिएगा तो कवारने के बाद में अंदर एक चीज दिखाई देगा। मैं आपको कवार के दिखाता हूं, मेरे पास में दर्पण है, मैं इसको निकालता हूं और आपको दिखाता हूं कि देखिए किस प्रकार से जो है अंदर क्या रहता है। आप पूरा सिस्टम को समझिए, समझना आपको बहुत जरूरी। देखिए हमने जो है इस आपके सामने एक आईना है, छोटा आईना है, ध्यान से देखिए बोर्ड पर। ऐसा घर में भी आपको आईना होगा, लेकिन इसको हम तोड़ रहे हैं। चलिए आपके समझाने के लिए हमने तोड़ दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप समझ जाइएगा कम से कम। यह देखिए ये आईना है भाई, अंदर इसी में ऐसा बात ना है कि प्लास्टिक में आपका थेथुनमा लगता है। ये प्लास्टिक में आपका जो है नाक मुंह दिखाई नहीं देगा, उसके अंदर में यह व्यवस्थित था। आइए थोड़ा सा इसको हम तनी जो है हल्का साफ कर देते हैं। लगता है कि आजादी के पहले ही से साफ कर बुझा रहा है। नाक मुंह तो रोज अपना नाक मुंह तो डेली साफ करते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, व्यक्ति होंगे जो आईना को भी कभी साफ करते होंगे। आइए इसका भी किस्मत आज बरियार था। चलिए यही आपका आईना है, इसको देखिएगा तो क्या ये लकड़ी का बना हुआ है क्या? नहीं, आपका जवाब होगा कि यह शीशा का है। ठीक है, आप थोड़ा देखिएगा, इन्हें पलट देंगे। क्या आपको थेथुन लौक रहा है क्या? नहीं लौक, काहे नहीं लौक रहा है भाई? इस साइड से दिखाई दे रहा है आपका थेथुना, लेकिन इस साइड से आपका थेथुना दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? इसका मतलब कि यह कांच का टुकड़ा है जिसका एक सतह से मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है और एक सतह लगता है कि पेंट कैल। देखिएगा पेंट किया हुआ है, पेंट कैल है बाबू, देखिए इसको आराम से पेंट कैल है। कांची से पेंट कैल है, मट्टी से पेंट कैल है नहीं, इसके लिए एक स्पेशल पदार्थ है जिसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। AgBr कहने का मतलब यह सिल्वर ब्रोमाइड से पेंट किया हुआ है, AgBr। अब देखिए आंसर क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड से पेंट कर है। आपको पता होना चाहिए कि चांदी का जो सतह होता है, चांदी का जो सतह होता है वह प्रकाश का 100% परावर्तन करता है। उसमें नाक मुंह थेथुना देखिएगा तो आपको पूरा पूरा लग जाएगा। इसलिए प्राय हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड से इसको क्या कर देते हैं, लेप कर देते हैं इस साइड में, ताकि वह जो है प्रकाश को पूर्ण रूप से लौटा सके। कभी कभी आप लोग देखे होंगे क्या, थारिया देखे हैं? थारिया में भी आपका थेथुनमा लगता है, लेकिन साफ नहीं लगता है। काहे? थाली में भी आपका थेथुना लगता है, लेकिन इतना साफ नहीं लगता है जितना इसमें देख रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि थाली में जैसे ही प्रकाश पड़ा तो वह कुछ भाग का अवशोषण कर लिया, अब पूरा के पूरा भाग को वह जो है परावर्तित नहीं कर रहा है, इसी वजह से हमें धुंधला दिखाई देता है। लेकिन चांदी का सतह होगा तो प्रकाश का पूर्ण परावर्तन करता है, पूरा के पूरा लौटा देता है, और चांदी के सतह में देखिएगा तो आपका चेहरा आराम से लौकेगा। तो ऐसी बात ना है कि बिहान से मार्केट में जाइएगा पापा का खेत बेच के कि हमको चांदी के ऐनक चाहिए। भाई का है भाई, लेकिन आँख हमको नहीं सका तो दिखाई देता है चांदी के ऐनक में। ऐसा तो संभव नहीं है। आप रख भी सकते हैं आपके घर में, भाई पैसा पर डिपेंड करता है कि पैसा कितना आपके घर में है। पैसा खूब है तो चांदी का सतह का ऐनक बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हम लोग प्राय ऐनक या दर्पण कांच से ही बनाते हैं। एक सतह परावर्तक सतह का काम करता है और इस सतह पेंट किया हुआ रहता है, रंजित किया हुआ रहता है, कलई किया हुआ रहता है। क्या चीज से रहता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड से पेंट किया हुआ रहता है, ताकि जो है इस साइड से प्रकाश का परावर्तन हो और यह साइड से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। शायद आप लोग दर्पण को समझ रहे हैं कि दर्पण क्या है। यही दर्पण आपका है। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे भाई? इसी को देख के डिफाइन कर दीजिए। लकड़ी का टुकड़ा कि कांच का टुकड़ा? तो कि कांच का टुकड़ा। कांच का वैसा टुकड़ा जिसका एक सतह परावर्तक सतह का काम करता हो तथा दूसरा सतह पेंट किया हुआ रहता है, रंजित किया हुआ रहता है। कांच के वैसे टुकड़ा को हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब आपने दर्पण समझ गया होगा कि दर्पण क्या है। बता, हम लोग प्रायः दर्पण बनाने में कांच का ही उपयोग करते हैं जनरली। तो कांच का वैसा टुकड़ा जिसका एक सतह
प्रावर्तक सतह का काम करता हो तथा दूसरा सतह रजतित किया हुआ हो। रजतित मतलब कलई किया हुआ हो, पेंट किया हुआ हो। कांच को वैसे टुकड़ा को हम लोग कहते हैं क्या? दर्पण कहते हैं। यदि दर्पण समतल हो, ये बताइए, आपके सामने लौक रहा है, ये आपका दर्पण समतल है और मेरे पास जो है लगता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण भी होगा। हम तुरंत आपको दिखाते हैं, पहले आप समतल दर्पण को पहचानिए। ये जो आपको दर्पण दिखाई दे रहा है, ये दर्पण आपका समतल दर्पण है। यह जो सतह आपका है एकदम प्लेन है, एकदम प्लेन सतह है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, आकार का हम आपको डायग्राम बना रहे, बोल तरीके से समझो। ये जो आपको लौक रहा है, इस प्रकार से इसको कहा जाएगा कि यह समतल दर्पण है, मतलब कि आपका पेंट कल है। और ये जो पीछे जो हमने ऐसे कलई किया, यह इस वाला पार्ट को बता रहा है, ये वाला भाग को बता रहा है कि पेंट कल है। एने से जो है प्रकाश का प्रवर्तन होगा, तो ये आपका समतल दर्पण है। और उसके बाद देखिए मेरे पास और दर्पण है। मैं आपको थोड़ा सा गोलीय दर्पण को भी दिखाता हूँ। देखिए मेरे पास आराम से आपके लिए जो है मदारी नेत्र में सब जो है व्यवस्था बना के रखा हुआ हूँ। यह देखिए, यह आपका जो है गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण कहने का मतलब देखिएगा, इसमें दो तरह का है। एक धंसल होगा, ये देखिए धंसा हुआ भाग है, और ये देखिएगा तो उठा हुआ भाग है। यह आपका गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण इस प्रकार से होगा, ऐसे होगा, ऐसे इस प्रकार से, या आपका होगा ऐसे, इस प्रकार से होगा ऐसे। इसमें दो तरह का है, एक ऐसा है और एक ऐसा है। इसको भी कमाल के देखेंगे तो पीछे पेंट कल होगा, इसको भी कमाल के देखेंगे तो पीछे पेंट कल होगा। क्लियर है? ये भी आपका दर्पण, इसमें भी आपका नाक में लौक रहा है, लेकिन छोटा वाला लौक रहा होगा। खासियत है, मैं आपको चर्चा करूंगा समतल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में। इसमें एक है उत्तल, एक है अवतल। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये धंसल है, ये आपका अवतल है, इसके जैसा है। ये जो पार्ट आपका है, ये आपका क्या है? उत्तल है, उठा हुआ है। अब शायद आप लोग समझ में आप लोग को आ रहा होगा कि दर्पण क्या है। ये गोलीय दर्पण है, ये भी गोलीय दर्पण है। और ये जो इस प्रकार से यदि कोई आपके पास में ऐसे दर्पण है, इसको कहा जाता है परवलय दर्पण। ऐसे कहने के बाद हम पेंट कर रहे हैं साइड से, इस साइड से प्रकाश का प्रवर्तन होगा, लेकिन इस साइड से प्रकाश का प्रवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार से आपने समझा कि समतल दर्पण का प्रावर्तक सतह समतल होगा, गोलीय दर्पण का प्रावर्तक सतह गोल होगा, और उत्तल में प्रवर्तक सतह उठा हुआ होगा, और अवतल में क्या होगा? धंसा हुआ होगा। ये प्रवर्तक सतह बताइए उठा हुआ कि धंसा हुआ है? ये आपका धंसा हुआ है। इसका मतलब कि आपका क्या है? ये आपका अवतल है। ये प्रवर्तक सतह क्या उठा हुआ है? ये आपका क्या है? उत्तल है। जिसका प्रवर्तक सतह परवलयकार होता है, वो आपका परवलय दर्पण कहते हैं। इस प्रकार से आपने सबको समझा कि दर्पण क्या है, समतल दर्पण क्या है, और हम सबको डिफाइन कर लेते हैं, सबको परिभाषित कर लेते हैं आराम से। जो है सबसे पहले आप दर्पण लिख के रह दीजिएगा, सबसे पहले आप दर्पण लिख के रह दीजिए, दर्पण लिख के रह दीजिएगा बाबू। दर्पण लिखिएगा, दर्पण लिख के रह। कांच का वैसा टुकड़ा, कांच का वैसा टुकड़ा, कांच का वैसा टुकड़ा, कांच का वैसा टुकड़ा जिसका एक सतह, जिसका एक सतह, एक सतह, बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए, एक सतह प्रावर्तक सतह के जैसा, एक सतह प्रावर्तक सतह के जैसा, प्रावर्तक सतह के जैसा, एवं दूसरा सतह, एवं दूसरा सतह, दूसरा सतह कलई, बोर्ड पे लिखा हुआ है कलई बाबू, दूसरा सतह कलई कोष्ठ में रजतित, कलई कोष्ठ में रजतित किया हुआ रहता है, किया हुआ रहता है, किया हुआ रहता है,
किया हुआ रहता है तब उसे दर्पण कहा जाता है। तब उसे दर्पण कहा जाता है। तब उसे दर्पण कहा जाता है। क्या कहते हैं बाबू? तब उसे दर्पण कहा जाता है। तब उसे दर्पण कहा जाता है। तब उसे दर्पण कहा जाता है। नीचे थोड़ा सा डैश के लिखिएगा। दर्पण को बोलचाल की भाषा में दर्पण को बोलचाल की भाषा में दर्पण को बोलचाल की भाषा में ऐनक कहा जाता है। दर्पण को बोलचाल की भाषा में ऐनक कहा जाता है। दर्पण को बोलचाल की भाषा में ऐनक कहा जाता है। दर्पण को बोलचाल की भाषा में ऐनक कहा जाता है। ऐनक कहा जाता है। नीचे थोड़ा सा डैश करके लिखिएगा। चांदी का सतह चांदी का सतह चांदी का सतह प्रकाश की किरण को चांदी का सतह प्रकाश की सतह को प्रकाश की किरण को चांदी का सतह प्रकाश की किरण को 100% चांदी की सतह प्रकाश की किरण को 100% देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है बाबू, बोर्ड पे देखिए 100% कोष्ठ में पूर्णतः 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 परावर्तित करती है। पूर्णतः परावर्तित करती है। पूर्णतः परावर्तित करती है। पूर्णतः परावर्तित करती है। नीचे थोड़ा सा डैश लेके लिखिएगा। रजतित करने के लिए रजतित या कलई रजतित करने के लिए रजतित करने के लिए रजतित करने के लिए रजतित करने के लिए हम लोग प्रायः सिल्वर ब्रोमाइड रजतित करने के लिए हम लोग प्रायः सिल्वर ब्रोमाइड हम लोग प्रायः सिल्वर ब्रोमाइड कोष्ठ में AgBr का उपयोग करते हैं। AgBr का उपयोग करते हैं। ठीक है, इतना बात आप दर्पण के लिए दिमाग में रखिएगा। चलिए मैं एक चीज आपको और बता रहा हूं, ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। ये तो सबको पता है कि यह आपका समतल दर्पण है, ठीक है। यह भी आपका क्या, ध्यान दो बोर्ड पर, यह भी आपका क्या है, समतल दर्पण है। मेरे हाथ में एक चम्मच है जिसे स्पून कहते हैं अंग्रेजी में। ये स्पून आपको दिखाई दे रहा है। इस साइड से भी ताकिएगा तो आपका थेथना दिखाई देगा, इस साइड से भी दिखाई देगा। यदि इस साइड आप पेंट कर दीजिएगा, ये गोला का पार्ट है, पूरा जो ये गोला का पार्ट इस साइड से यदि हम पेंट कर देंगे तो ई बल आपको परावर्तक सतह का काम करेगा। अर्थात इसका परावर्तक सतह आप ही बताइए धंसा हुआ है कि नहीं है, धंसा हुआ है। यदि हम जो है एने से पेंट कर देंगे तो ये आपका जो है परावर्तक सतह का काम करेगा। ये आपका क्या है, उठा हुआ है। तो इसी से जो है ये आपका गोलीय दर्पण निर्माण होगा पेंट करने के आधार पर। यदि यह कांच रहता यहाँ पेंट कर देते, इन्हें पेंट कर देंगे तो बन जाएगा अवतल दर्पण, और इन्हें पेंट कर देंगे तो बन जाएगा क्या, उत्तल दर्पण। जो इसमें आपको साफ साफ दिखाया गया है। इसमें जो है आपको दोनों पार्ट को दिखाया गया है, उत्तल को भी दिखाया गया है और अवतल को भी देखा। एक भाग देखिए, यह भाग आपका उठा हुआ है, यह भाग आपका धंसा, हम छू रहे तो हमको दिखाई दे रहा है। यह भाग उठा हुआ भाग क्या है, धंसा हुआ है। एक भाग आपका उत्तल है, एक भाग आपका क्या है, अवतल है। इन्हें आप अपने दर्पण को समझा। नीचे थोड़ा सा लिखिएगा जैसे का
दर्पण प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। नीचे लिखिएगा डैश देकर, दर्पण प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, समतल दर्पण